भी उसको जो है वो कोई भी एक्सेस हासिल करना होगा किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो कर सकेगा। अगर किसी की उसको असिस्टेंट की जरूरत होगी वो असिस्टेंस भी उसको प्रोवाइड की जाएगी, और उसके अलावा अगर उसको कोई डेटा स्टोर करने की जरूरत होगी तो वो डेटा भी स्टोर कर सकेगा। और जो है ये सारे उसके जो है वो पावर्स उसको दिए जाएंगे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। तो इसलिए जो है वो उसको ये तमाम जो है वो अगर कोई इंचार्ज है बंदा उसके पास पावर्स है तो वो बंदा इंचार्ज उसकी हेल्प करेगा, लीगली वो पाबंद होगा। अब जी से हम पढ़ेंगे, requires any person who is possession of the decryption information of an information system, device or data under investigation to grant him access to such data। अच्छा देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दो चीजें हैं, ये वाइस वर्सा यूज होती है। अगर डेटा एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड कभी कभी जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो सेंसिटिव है। जी 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 बोले। जी बोले, कोई कुछ कह रहा था क्या? कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपको समझा रही थी कि देखें, अगर कोई हमारे पास सेंसिटिव डेटा होता है तो अगर हम उसको कोडिफाइड फॉर्म में फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी से सेव करते हैं तो वो उसकी जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ जाता है। एनक्रिप्टेड यानी कोडिफाइड फॉर्मेट में आ जाता है, या हैशिंग फॉर्मेट भी कहा जाता है उसको। अच्छा, अब जब कभी भी वो हैशिंग फॉर्मेट में है तो वो एलिजिबल नहीं होता, यानी आम आदमी जो जिसका जो है वो एनक्रिप्शन से वास्ता नहीं है, जो एनक्रिप्टेड डेटा को नहीं समझता, तो वो जब उस डेटा को देखेगा तो उसे वो समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन जो है वो जाहिर सी बात है, जो बंदा उसको एनक्रिप्ट करेगा उसके बाद डिक्रिप्शन की भी इंफॉर्मेशन होगी कि हाउ टू कन्वर्ट दिस एनक्रिप्टेड डेटा इनटू डिक्रिप्टेड और एलिजिबल फॉर्मेट, या फिर प्लेन वर्जन में उसको कैसे लाया जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि कोई ऐसा डेटा मौजूद है जो किसी केस के लिए रिक्वायर्ड है लेकिन वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो जिसके पास ये डिक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन होगी या जो जो शख्स टेक्निकली उस चीज से कंसर्न होगा, तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसकी जो है वो जरूरत वो जो है उसकी हेल्प करेगा। एक सेकंड में जरा ये बैटरी को चार्ज पे लगाऊं, ये बंद हो रहा है मेरा। मैं इसको बैटरी को किया चार्ज पे कभी लगाया था तो बिल्कुल ही जीरो हो रहा है। हाँ, तो वो डिक्रिप्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी अगर जरूरत पेश आएगी तो उसकी हेल्प के लिए वो शख्स जो टेक्निकली असिस्ट करेगा उसको आकर के, जिसके पास भी ये इंफॉर्मेशन होगी। डिवाइस और डेटा अंडर इन्वेस्टिगेशन to grant him access to such data, device or information system in encrypted or decrypted intelligible format for the purpose of investigating any such offense. Explanation: decryption information means information or a technology that enable a person to readily retransform or unscramble encrypted data from its unreadable form and from ciphered data to intelligible data। ठीक है ना, यानी जो डेटा एनक्रिप्टेड हुआ हुआ है, यानी जो सिफर फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ हुआ है, या जिसे हम कहेंगे कि कोडिफाइड या हैशिंग फॉर्मेट में है, उसको कन्वर्ट करके, उसको रिफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म करके उसको वापस प्लेन वर्जन में लाने की जो इंफॉर्मेशन होगी उसे हम कहेंगे डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन। अच्छा, नंबर 2 इसका ये है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्राम और डेटा, ऑथराइज्ड ऑफिसर एट ऑल टाइम्स शल क्या क्या करेगा, उसको किन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1 सब क्लास ये कहता है एक्ट विद प्रोपोर्शनैलिटी, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है, ऐसा नहीं कि सब चीजों को खराब कर दे एकदम जाके। प्रोपोर्शनली एक्ट करना, यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले एक हिस्से को चेक किया डेटा के, फिर उसको वापस जिस तरह वो था उसको कन्वर्ट करके रख दिया, फिर दूसरे पोर्शन को चेक किया, फिर तीसरे पोर्शन को चेक किया, यानी प्रोपोर्शनली उसको प्रोपोर्शनलिटी के साथ उसने मूव करना है ना।
एकदम से सारे डेटा को अगर वो ओपन फॉर्मेट ओपन कर देगा तो उस तरीके से उसको खुद भी नहीं समझ आएगी कि उसने क्या किया। फिर उससे जो है डेटा लॉस करने का, खराब होने का भी खतरा होता है। और जो वर्किंग कैपेबिलिटी होती है किसी भी कंप्यूटर की या किसी भी सिस्टम की, वो भी मुतासिर होती है। तो उसने काम जो करना है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी के साथ करना है, स्लोली और ग्रेजुअली करना है। B. Take all precautions to maintain integrity and secrecy of the information system and data in respect of which a warrant for search or seizure has been issued. अब देखें, अगर किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर डेटा स्टोर होता है तो उसकी इंटेग्रिटी और सीक्रेसी जो है वो उसकी जो सारी की सारी जिम्मेदारी होती है उसी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर होती है। अब अगर उसको सर्च वारंट दिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके हर चीज के अंदर जो है जो उसके केस से रिलेटेड नहीं भी है तो उन तमाम इंफॉर्मेशन को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करे या चेक करे या फिर उसमें घुस जाए जाके। तो ये क्योंकि फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी मुश्किल होगा उसको सही तरीके से रखना, मेंटेन करना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि उसको जो है वो सर्च वारंट मिलता है तो उसका ख्याल रखना है कि जो सीक्रेसी और जो इंटेग्रिटी है उस तमाम डेटा की वो भी खराब ना हो, उसको मुतासर ना हो और ना उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी पे कुछ फर्क पड़े। सी में कह रहा है नॉट डिस्टर्ब और इंटरफेयर्स विद द इंटीग्रिटी ऑफ अ रनिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम or data that is not the subject of the offense identified in the application for which a warrant for search or seizure has been issued। यानी जिस पर्पस के लिए उसने सर्च और सीजर वारंट लिया है उसको सिर्फ उसी अपने आप को बाउंड्रीज के अंदर रख के उसी के तहत काम करना है। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी के साथ जो चीज उससे रिलेटेड नहीं भी है तो उसके अंदर भी वो इंटरफेयर करे। इस चीज की उसको कोर्ट इजाजत नहीं देगी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नंबर डी। डी में कहता है कि अवॉइड डिस्ट्रप्शन टू द कंटिन्यूड legitimate business or operation and the premises subject to the search and seizure। अब ये है कि देखिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जाहिर है उसका ये बिजनेस है, सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसके सब्सक्राइबर भी जाहिर है उसको यूज कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा अगर वो जा करके जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी हर चीज को जो है वो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को खराब करेगा तो उसकी जो है वो वर्किंग जो उसका जो सिस्टम है वो भी उससे डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर जो उसके सब्सक्राइबर है वो भी सारे के सारे जो है वो डिस्टर्ब होंगे। इस तरह उसका बिजनेस मुतासिर होगा। तो जब उसके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली उसके सब्सक्राइबर भी जाहिर है उस कंपनी को छोड़ के किसी और की कंपनी को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई सिम है और हमने उसको लगाया हमारे मोबाइल में और वो वहां पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे या कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है कि हमें सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं कि भाई इस कंपनी की सिम तो बिल्कुल बेकार है और इसके अंदर तो जो है वो जब भी कॉल करें तो या तो कॉल ड्रॉप हो रही है या फिर सिग्नल्स नहीं है या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दिस और दैट लगी पड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि अल्टीमेटली अपने काम को जो है मुतासिर होने से बचाने के लिए दूसरी सिम ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या था उस जो है सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस मुतासिर होता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बेशक वहां जाए और अपनी इन्वेस्टिगेशन करे लेकिन उसकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की उसको उसने छेड़खानी नहीं करनी है। ई में कहता है कि अवॉइड डिस्ट्रप्शन टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम और डेटा रूट कनेक्टेड। डेटा रूट है, ये रूट का लफ्ज इसमें डबल हो है, connected with the information system that is not the subject of the offense identified in the application for which a warrant has been issued or is not necessary for the investigation officer to of the specified offense in some respect of which the warrant has issued। यानी ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह के जिस पोर्शन के साथ या जिस ऑफेंस के साथ रिलेटेड उसको जो है वो दिया गया है सर्च और सीजर वारंट उसको छोड़ करके और दूसरे सिस्टम के अंदर भी वो जो दूसरे वहां पर अगर कोई ऑपरेशनल सिस्टम चल रहा है उनके साथ भी वो जा करके जो है उसको छेड़खानी करे, इस चीज की उसको इजाजत नहीं होगी। वो जो आइडेंटिफाइड उसने ऑफेंस बताया है जिसके तहत उसको वारंट मिला है उससे रिलेटेड डेटा उसको सर्च करना है। नंबर 3 में कहता है कि when seizing or securing all data or information system, the authorized officer shall make all efforts to use technical measures
to maintain its integrity and chain of custody. अच्छा देखिए, चेन ऑफ कस्टडी जो है थोड़ा सा समझ लें क्या चीज है। चेन ऑफ कस्टडी ये है कि अगर आपने आपने जाकर के डेटा सिक्योर किया है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, तो वो सिक्योर करने के बाद उसने किसको दिया, फिर वो कहाँ पर गया, और ये सारी इंफॉर्मेशन यानी जो भी शख्स उसकी पोजीशन होगी जिसके पास थी, उसने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर इस तरीके से उसकी रिकॉर्ड को मेंटेन ना किया गया तो उसकी उसकी जो उसकी जो है क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर अननोन शख्स के पास चला गया और वापस आया, मे बी उस डेटा में कोई चेंजिंग कर दी गई हो या मे बी वहां से डिलीट कर दिया गया हो काम की इंफॉर्मेशन, और फिर जो है जब हम उसको प्रोसीड करें तो केस में हमारे काम की इंफॉर्मेशन मतलब वही है। तो इसलिए चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन यानी सिक्योर हाथों में रहे, और सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी तक पहुंचे, और फिर वहां से जो है जो फॉरेंसिक लैब है फिर वो उसको टेस्टिंग करके जो उसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें प्रोवाइड करे, और उसकी जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी जाहिर उसी के तहत कोर्ट उसको एडमिट भी करेगी, और केस के अंदर कन्विक्शन या अक्विटल जो होगा उसी फॉरेंसिक जो है रिपोर्ट के तहत होगा। अब अगर डेटा बीच में गायब हो जाता है या फिर पता नहीं चलता किसके पास रहा, कितना वक्त रहा, तो उस तरीके से हो सकता है कि उसको कोई भी चीज जो है उसको छेड़खानी ना की गई हो, लेकिन फिर भी अगर किसी भी शख्स को उसी डेटा या उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद उस सारी जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करते हुए पनिश करना है तो इट विल नॉट बी सेफ। तो इसलिए चेन ऑफ कस्टडी का मतलब है कि किसके पास रहा, फिर किसके पास गया, और कोर्ट में उसको किसने प्रोड्यूस किया, किसकी कस्टडी में था, कितने दिन था, ये सारी चीजें। और इसके अलावा ये कि उसकी मेंटेन करनी है इंटेग्रिटी, और जो है तमाम उसको टेक्निकल मेजर्स लेना है ताकि वो जो डेटा उसने अक्वायर किया है इन्वेस्टिगेशन करके वो सही सलामत बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाए ताकि केस प्रोसीड किया जा सके। The authorized officer shall seize all information and information seize an information system data device or articles in part or in whole as a last resort only in the event where it is not possible under circumstances to use such technical measures or where use of the such technical measures by themselves shall not be sufficient to maintain the integrity and chain of custody of the data or information system। यानी अगर उसको लगता है कि वो डेटा उसी सिस्टम के अंदर मौजूद रहे लेकिन वो उसको वही सीज करना चाहता है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा या ले जाएगा तो वो उसको सिक्योर नहीं कर पाएगा और वो सारे मेजर्स नहीं ले पाएगा जो उसको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि वो सेफ और साउंड पहुंचे। तो वो क्या करेगा कि वो सारा डेटा जो वहां जहां पर वो मौजूद है उसको लगता है यहाँ इसके साथ कोई भी शख्स जो है छेड़खानी नहीं करेगा, सिक्योर रहेगा यहाँ पर डेटा, तो वो उसको वहीं पर भी सीज कर सकता है जहां पर उसको मिला है, वही उसी जगह पर उस सिस्टम को ऑथराइज ऑफिसर चाहे तो आराम से उसको वहां पर सील कर सकता है ताकि उसको वहां से कोई शख्स ले नहीं जा सके, और जो है उसकी एक कॉपी बनाकर अपने साथ ले आएगा, लेकिन जहां पर वो ओरिजिनल डेटा मौजूद है उसको वहीं पर ही सीज करेगा। नंबर 4 में कहता है कि वेयर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर सीज और सिक्योर any data information system, the authorized officer shall ensure that the data or information while in the possession of the access of authorized officer is not released to any person, including competitor or public at large. Details in the including log of any action performed on the information system or data maintained in a manner prescribed under this act. अब अगर मिसाल के तौर पर कोई सीज करके लेके आ जाता है वहां से डेटा अथॉराइज ऑफिसर, तो उसने एक बात ये भी इंश्योर करनी है कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, और उसने वो जो इंफॉर्मेशन है इवन कॉम्पिटिटर को साथ साथ कंप्लेनेंट के साथ साथ किसी को भी वो इंफॉर्मेशन जो है रिलीज नहीं करनी विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, और उसने उसको सिक्योर रखना है, ये ना हो कि कोई मीडिया के हाथ लग जाए और वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए। अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो फिर क्या होता है कि केस के जब तक केस प्रोसीड हो क्या हो तो वो उसके जो है जाया या खराब होने का खतरा होता है।
ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन यहाँ पर अभी देखते हैं, ये खत्म हो गया। ठीक है, 36 हमारा सेक्शन है, आगे वो भी काफी बड़ा सेक्शन है। अच्छा, ये ऑथोराइज ऑफिसर की जितनी भी पावर्स है, ये हमने सारी की सारी जो है वो कंप्लीटली पढ़ ली है। ये हमारी तकरीबन जो है 1 से स्टार्ट होके ये तीसरी 3 स्लाइड है इसकी। अब इसके अंदर अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर अभी फिलहाल के लिए ये इतना ही मेरे ख्याल में काफी है। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लें इसमें से, सेक्शन 35 में से। जी मैम एक्सक्यूज मी। जी जी मैं सुन रही हूँ। जी जी मैम इसका सब सेक्शन जो 3 है उसको दोबारा रिपीट कर दें। उसकी जो ऑथराइज ऑफिसर की जो मतलब जो ड्यूटी थी वो सही से समझ में नहीं आई है। देखें, इसके अंदर उसने 2 बातें की हैं क्लियर। सबसे पहले तो उसने कहा है कि अगर वो सीज करता है, अपने पास सिक्योर करके लेके जा रहा है वो, तो उसने उसकी 2 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो इंटेग्रिटी है, नंबर 2 चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है। इंटेग्रिटी ये है कि उसके जिस तरह से उसने सिक्योर किया डेटा एज इट इज कोर्ट तक पहुंचना चाहिए, उसमें किसी किस्म की डिलीशन और जो है अल्टरेशन, किसी किस्म की सेपरेशन ना हो डेटा। और नंबर 2 ये कि चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर आपको मैं कोई चीज देती हूँ कि आप जाकर मैडम अजरा को दे दें ऑफिस के अंदर, अब आप खुद जाकर के देती हैं तो फिर तो सिंपल है कि मैंने आपको दी और आपने जाकर जो है वो नीचे मैडम अजरा के पास ऑफिस में दे दी। लेकिन अगर आपने किसी और को दी तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज आपके हवाले की गई थी वो किसके पास गई, फिर किसके पास गई, और आखिर में यानी कोर्ट ऑफ लॉ तक अगर वो एविडेंस पहुंचती है तो इस दरमियान वो किसके पास रहती है और कहाँ जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसे चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। यानी ऐसा ना हो किसी अननोन पर्सन के पास उसकी कस्टडी जाए और फिर वो चीज वैसी ना पहुंच सके कोर्ट ऑफ लॉ तक, एविडेंस बीच में डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इसे चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। फिर उसके बाद उसने दूसरे मरहले में क्या बताया, उसने कहा कि अब देखे मैं यहाँ से दोबारा पढ़ती हूँ तो थोड़ा फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, द ऑथोराइज्ड ऑफिसर शैल सीज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा डिवाइस और आर्टिकल्स in part or whole as a last resort only in event where it is not possible under circumstances to use such technical measures or where use of such technical measures by themselves। अब वो कह रहा है अगर मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि उसको लगता है ऑथोराइज ऑफिसर को कि मैं वो सारे टेक्निकल मेजर्स नहीं ले सकता कि मैं इसको सिक्योर करूं, तो जहां वो मौजूद है सिस्टम पूरा, उसका पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा, या वो उसकी मखसूस पार्ट को वो वही जहां मौजूद है उसी जगह उसको सील कर सकता है। ठीक है, और फिर उसको वहां पर उसके लिए जहां पर वो उसको सील करके आ रहा है तो वहां पर भी उसने सफिशिएंट मेजर्स लेने हैं ताकि वो जहां मौजूद है उसको उसी जगह पर उसकी इंटेग्रिटी जो है सिक्योर रहे। ठीक है, इसमें ये 3 चीजें उसने जो क्लियर की, एक ये कि जब वो लेकर जाएगा तो उसकी जो है इंटेग्रिटी यानी उसकी सालमियत का ख्याल करेगा, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रखेगा। अगर वो नहीं लेकर जाएगा तो जहां वो इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में मौजूद है उसको वही सील करेगा, और अगर वो वही उसको सीज कर रहा है तो उसको सफिशिएंट मेजर्स लेने तो वहां पर भी वो सिक्योर रहे। ठीक है जी मैम। मैम इंटीग्रिटी जो है वो डायरेक्ट जो कोर्ट में मतलब जिस अथराइज पर्सन के पास है वो प्रूफ या जो भी एविडेंस है वो डायरेक्ट ना कोर्ट में मतलब प्रोवाइड करे तो उसे हम इंटीग्रिटी कहेंगे, और वन बाय वन अदर किसी पर्सन को हम देते जाएं, अलग अलग पर्सन को देते जाएं और इस तरह से चेन बनती जाए तो हम चेन ऑफ कस्टडी उसे कहेंगे। इंटेग्रिटी तो उसकी सालमियत यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई चीज मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आपका मोबाइल फोन मौजूद है, अब आप अगर उस जी मोबाइल फोन को खराब होने से बचा के रखती है और उसको सिक्योर रखती है, ये उसकी इंटेग्रिटी हो गई और ये डायरेक्ट आपकी एविडेंस हो गई कोर्ट में, आप खुद पहुंचा रही है। तो ठीक है, तो आपने उसको खुद उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना है। जैसे कह रहा है कि यूज टेक्निकल मेजर्स टू मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी, अगर वो अपने पास रख रहा है तो खुद उसका ख्याल रखेगा, और अगर किसी के हवाले कर रहा है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो किसके पास है और उसके बाद वो कहाँ गया, उसके बाद यानी पूरी चेन ऑफ कस्टडी अगर हैंड टू हैंड जा रही है चीज तो वो कहाँ गई और फिर। ठीक है जी मैम, क्लियर, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ रहे हैं, ये क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन था और ये इम्पोर्टेंट भी है। जी, किसी को समझ नहीं आया कुछ भी तो आप पूछ रहे हैं अभी।
समझ में आ गया सब लोगों को ये वाला सेक्शन 35? ये हमारी 3 स्लाइड्स हैं, ठीक है। ये 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 35, और उसके बाद ये हमारा 48 के बाद 49 और 50, ये हमारे पास 3 स्लाइड्स में जाके कंप्लीट हो रहा है। काफी बड़ा सेक्शन है ये। उसके बाद हमारे पास आएगा 36, ये डीलिंग विद सीज डेटा और इंफॉर्मेशन। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह ताला फिर कल क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 36 से। अच्छा, अगर किसी को और सवाल करना तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास यहीं से जो है वो एंड कर लेते हैं। अटेंडेंस हो गई है क्लास की? अटेंडेंस ले लिया आपने बासित? जी मैम। अच्छा, अभी एक और चीज ये है कि आप लोगों का जो मिड है, मिड के लिए आपको असाइनमेंट्स बनानी होंगी, ठीक है। मिड टर्म जैसे हमने पहले असाइनमेंट की थी, बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। तो मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगी, 2-3 टॉपिक्स होंगे आपको दे दिए जाएंगे, और आपने क्या करना है कि उसके ऊपर अच्छी सी असाइनमेंट बनानी है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि उसके ऊपर 40 मार्क्स होंगे। 10 नंबर आपके असाइनमेंट वाले होंगे, 10 और 30 मार्क्स आपके मिड टर्म में। जी कायनात, आपको कुछ पूछना है तो आप चैट में लिख लीजिए या पूछ लीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस मैम। मैम अभी तो एलएमएस नहीं चल रहा, मतलब हमें लेक्चर्स भी सही से नहीं मिल रहे। सम टाइम पे ऐसा होता है कि कहीं पढ़ते वक्त कहीं पे कंफ्यूजन होती है, तो हम आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मैम ऐसा हो सकता है कि आप लेक्चर ना यूट्यूब पर अपलोड कर दें, हाँ, ये या फिर सारे आप जी हम जी जी लोग। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये लेक्चर्स आपके अपलोड होने से रहे हुए काफी दिनों से। एक्चुअली थोड़ा सा लैपटॉप में इशू है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूं तो मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करके, जैसे मैं पहले शेयर कर रही थी 1 बाय 1, फिर मैं लिंक आपके जी सीआर को सेंड करके आपके साथ शेयर कर लूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये 1-2 दिन में इसको ओके मसले को मैम, रिजॉल्व थैंक यू मैम। करूंगी, ठीक है। वेलकम। जी ये मैम। सारे सारे कर देंगे, सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे, आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट के लिए रेडी रहें, मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, तो आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। और फिर क्योंकि उसके लिए सर्कुलर तो आप निकल चुका है कि जनाब हमने आपको असाइनमेंट देना है। और अच्छा, असाइनमेंट के लिए कुछ जो कंडीशंस होगी, एक तो ये कि आपने उसको कम से कम 20 पेजेस का बनाना है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ मिलता जुलता हुआ एक जैसा 10 लोगों का असाइनमेंट आएगा तो मैं सबको 0 नंबर दे दूंगी, याद रखिएगा आप। फिर आप ये शिकायत कोई नहीं करे कि मैडम आपने हमें इतने कम मार्क्स क्यों दिए या ये 0 क्यों कर दिया। तो कोशिश करके हर किसी ने अपना मेहनत करके अच्छे से बनानी है असाइनमेंट, तो आपको पता है ये मिड टर्म के मार्क्स आपको मिलेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको टॉपिक्स दे दूंगी, आप अपना काम करना शुरू कर दीजिएगा। फिर जो टाइम लिमिट होगी वो फिर आपके साथ जिस तरह होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपको दे दूं, या फिर हो सकता है 1-2 दिन में आपके साथ में वो टॉपिक्स शेयर कर लूं, तो फिर आप इंशाल्लाह उस पर काम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। चलें फिर क्लास को हम एंड कर लेते हैं। और आपको पता है कि अभी भी सारी वापस क्लासेस ऑनलाइन होना शुरू हो गई है, जो लोग फिजिकली भी स्टार्ट होंगी सब, तो इसलिए वो तो अब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास फिजिकल क्लास वाला। तो बहरहाल हमें जो है वो इसी तरह चलना होगा। चले फिर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, ठीक है।